सो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बिजनेस लॉ का ये एक चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये वीडियो फर्स्ट कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन एंड सीएमए फाउंडेशन सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो हम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सब पहले चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सबसे पहले हम क्या समझेंगे, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, ये समझेंगे सबसे पहले। तो लॉ में डिफिनेशन क्या दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, सेक्शन 2H में बोला इंडिया ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो एग्रीमेंट, इन्फोर्सेबल बाय लॉ को हम एग्रीमेंट बोलेंगे। मतलब वो एग्रीमेंट जिसमें जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो उसको एग्रीमेंट, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। आप समझेंगे कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए आगे चल के एग्रीमेंट का मतलब भी बताया है कि एग्रीमेंट, द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E, सेक्शन 2E में बोला द एक्ट डिफाइन एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, मतलब रेसिप्रोकल प्रॉमिस को हम एग्रीमेंट बोलेंगे। मतलब एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि कोई एक ऑफर दे रहा है, कोई एक ऑफर दिया और कोई एक क्या किया, एक्सेप्ट किया। कोई एक ऑफर दिया और एक एक्सेप्ट किया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एग्रीमेंट। हम अगर तुमको कुछ बोल रहे हैं और तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसको बोलेंगे एग्रीमेंट। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि हम किसी को बोलते कि सिनेमा फिल्म देखने चलो, तो वो बोला ठीक है चलेंगे, तो ये हो गया मेरा एग्रीमेंट कि मैंने उसको ऑफर दिया और उसने क्या किया, बोला ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, उसको एग्रीमेंट बोलेंगे। तो एग्रीमेंट हो गया। इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या होता है, इन्फोर्सेबल मतलब लीगल ऑब्लिगेशन। इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब होता है लीगल ऑब्लिगेशन। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि सिर्फ एग्रीमेंट, सिर्फ ऑफर एक्सेप्टेंस होने से ही हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लेकिन वो लीगल ऑब्लिगेशन भी क्रिएट करना चाहिए। मतलब उसमें लॉफुल लीगल ऑब्लिगेशन क्या होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब ये हुआ, का मतलब कि मान लीजिए हमने जो एग्जाम्पल लिया था पहला वाला कि हम तुमको सिनेमा हॉल जाने के लिए पूछा, तुमने हाँ कर दिया, तो क्या हाँ कर दिया, तो अगर तुम फिर बाद में बोलोगे नहीं, अगर जाने का समय हुआ बोलोगे चलो, तुम बोलोगे नहीं अब मैं नहीं जाऊँगा, तो क्या तुम उसके ऊपर केस कर सकते हो? नहीं, हम उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। केस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था। लॉ उसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, हम उस पर केस नहीं कर सकते हैं। अगर हम केस कर पाएंगे तभी उसको हम बोलेंगे इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब उसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए, क्रिएट हो रहा है। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना मतलब जैसे अगर हम कुछ बिजनेस का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो अगर रिटर्न में हो रहा है तो वहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन है, तो उसको हम लीगल तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन हम किसी को सिर्फ ऑफर एक्सेप्टेंस देखकर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बांध सकते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ में क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। वो क्या होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन को राइज कर रहा है, तभी वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, विच मीन्स अ डूली इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जो लॉ इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ठीक, तो आप कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ गए होंगे कि एग्रीमेंट होना चाहिए और प्लस उसमें क्या होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए, तभी उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए एग्रीमेंट एक्सेप्टेंस चाहिए, एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट को बनने के लिए क्या होना चाहिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल ऑब्लिगेशन। एक्सेप्टेंस से प्लस एक्सेप्टेंस एंड ऑफर को हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट बोल देंगे। तो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है, तो वही हो गया इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो कौन, अच्छा आप लोगों को क्या लगता है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में वाइडर टर्म कौन सा है, मतलब वाइडर टर्म कौन सा, बड़ा क्या है? मतलब मेरे हिसाब कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में अगर हम कंपेयर करें तो मेरा जो बड़ा टर्म क्या है,
आप लोग सोचिए, तो पहला टर्म क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि 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 एग्रीमेंट में क्योंकि एग्रीमेंट में हम क्या करते हैं, जो जितने तरह के होते, जितने भी तरह के ऑफर एक्सेप्टेंस होते हैं, हम सभी को एग्रीमेंट मानते हैं। मतलब डोमेस्टिक टाइप के भी एग्रीमेंट, डोमेस्टिक टाइप की भी अगर कुछ ऑफर एक्सेप्टेंस, डोमेस्टिक टाइप डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्लस सोशल एग्रीमेंट, प्लस लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट को, जो लीगल एग्रीमेंट वो इश्यू तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल जिसको हम क्या बोलते हैं, हम लीगल ऑब्लिगेशन जो क्रिएट करता था, लीगल मैंने क्या बोला, लीगल एग्रीमेंट। तो मेरा एग्रीमेंट में क्या आता है, मेरा सभी तरह के एग्रीमेंट में सभी तरह सब कुछ को इंक्लूड कर लेते हैं। वो जरूरी नहीं है कि उसमें कुछ वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा नहीं कर रहा, सिर्फ ऑफर एक्सेप्टेंस है तो वो मेरा एग्रीमेंट हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, सिर्फ लीगल एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लीगल एग्रीमेंट को ही सिर्फ टर्म करता है, फोकस सिर्फ लीगल एग्रीमेंट को ही करता है। इसीलिए एक टर्म बोला जाता है कि और एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट और कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। मतलब समझिए, एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, और एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। मतलब समझिए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में लीगल हो या चाहे अनलीगल हो, मतलब सोशल टाइप हो, डोमेस्टिक टाइप हो, जो डोमेस्टिक टाइप का एग्रीमेंट हो या सोशल टाइप का एग्रीमेंट, हम सभी को क्या कर इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ लीगल एग्रीमेंट को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में उसी टाइप का एग्रीमेंट आएगा जो लीगल है। इसलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो तो एग्रीमेंट से ही बन के कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इसलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। लेकिन ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिर्फ वही एग्रीमेंट होगा। ये 3 तरह का मैं आपको एग्रीमेंट समझा दे, तो इसमें से वही एग्रीमेंट जाएगा जो लीगल होगा। तो सिर्फ ये लीगल एग्रीमेंट ही क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये 2 तो बच गया। मतलब ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सारा एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसलिए बोल रहा ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको डिफरेंस भी समझा दिया। लेकिन डिफरेंस में ये लोग क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बोल, एग्रीमेंट का मतलब एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉलोइंग द कंसीडरेशन ऑफ ईच अदर। हम ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसको एग्रीमेंट बोलेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। स्कोप क्या है, एग्रीमेंट क्या है, वाइडर टर्म है। क्यों वाइडर टर्म, इसमें कि बोथ लीगल एंड सोशल टाइप का एग्रीमेंट क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इट इज अ नैरो सेंस, ये क्या है, नैरो सेंस है, with the specification that contract is only legally enforceable agreement। वही एग्रीमेंट को इन्फोर्स करेगा, वही एग्रीमेंट इसमें आएगा जो लीगली इन्फोर्सेबल हो। लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट को ही हम क्या, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन में क्या है, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एंड एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू। मतलब एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि वो लीगल ऑब्लिगेशन ही क्रिएट करे हमेशा। एग्रीमेंट में जरूरी नहीं है कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, नेसेसरी क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसरी है कि वो लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करे, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वही हो गया। अच्छा, नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन जितना कॉन्ट्रैक्ट व एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट से ही जाकर बनता है। हम ऑफर देंगे, एक्सेप्टेंस तुम लोग, या उसमें इन्फोर्सेबल हो गया, तब जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से ही जाके बनता है, इसलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट ही है। अब हम क्या समझेंगे, अब हम इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या वो एलिमेंट है, कि हम कॉन्ट्रैक्ट समझ गए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनने के लिए लॉ के हिसाब से वो वैलिड कब है, कब बोलेंगे कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए कुछ इसेंशियल एलिमेंट है जिसको वो फुलफिल करना पड़ेगा, तब उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो ये क्या बताता है, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफिनेशन में कुछ दिया हुआ है, और कुछ सेक्शन 10 के डिफिनेशन में नहीं दिया हुआ, वो भी इसेंशियल एलिमेंट है, जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए। ठीक है।
तब हम क्या बताते हैं आपको, सबसे पहले जो सेक्शन 10 में नहीं दिया हुआ है, सेक्शन 10 में जो नहीं दिया हुआ उसको पहले आपको बता देता हूँ कि एक एग्रीमेंट बनने के लिए क्या क्या, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट जरूरी है, जो कि सेक्शन 10 में ये सब दिया हुआ है। एग्रीमेंट होना चाहिए, फिलियल कंसेंट, कंपनसेशन टू पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्टिव, नॉट एक्सप्रेसली लीगल टू अवॉइड, ये सब सेक्शन 10 में दिया हुआ, और ये सेक्शन 10 में नहीं दिया हुआ, टू पार्टीज इंटेंशन टू क्रिएट। लेकिन ये सब भी क्या है, इसेंशियल एलिमेंट है, इसको भी जरूरी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। ये बोरा नहीं है, लेकिन हम बोना बोले ही ये सब होना चाहिए। ये सब इंडियन ये क्या लॉ मेकर्स ने ये सब बता के बोल दिया कि ये तो होना ही चाहिए, और ये सब नहीं बताया, लेकिन ये सब भी होना जरूरी है। ये बोना, इसको बोलने के लिए ये सब जरूरी नहीं है, मतलब बिना बोले ये सब होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, टू पार्टीज, तो हम टू पार्टीज को स्टार्टिंग करेंगे। टू पार्टीज, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट टू पार्टीज का जरूरी होना चाहिए। मतलब कोई एक ऑफर दे रहा, कोई एक एक्सेप्टेंस दे रहा। दो पार्टी से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दो पार्टी से कम नहीं होना चाहिए। दो पार्टी से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दो पार्टी से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई एक ऑफर दे रहा और कोई एक एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है, तो वह होना जरूरी है दो पार्टीज का। क्या बोला, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, कोई एक आदमी अपने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज, वन पार्टी इज मेकिंग द ऑफर एंड अदर पार्टी इज एक्सेप्टिंग। एक पार्टी क्या कर रहा है, ऑफर को दे रहा, और एक पार्टी क्या कर रहा है, ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय नेचुरल पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा बन सकता है, नेचुरल पर्सन द्वारा, एंड बाय अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस, जैसे लीगल एग्जिस्टेंस, जैसे कंपनीज, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। लीगल नेचुरल पर्सन मतलब क्या हुआ, नेचुरल पर्सन जैसे कि आम इंसान हुआ, उसको बोलेंगे हम लोग नेचुरल पर्सन्स, जैसे हम लोग नेचुरल पर्सन्स हैं। एंड बाय अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस, वो पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है जिसका लीगल एग्जिस्टेंस, जैसे कंपनी। कंपनी क्या है, लीगल एग्जिस्टेंस, लीगल आर्टिफिशियल कंपनी। आर्टिफिशियल क्या होता है, कंपनी होता है, लीगल एग्जिस्टेंस है। And it is necessary to remember that identify of the parties to be ascended, ये जरूरी है कि हमें क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई कर पाए उस पार्टी का, कौन ऑफर दे रहा, कौन एक्सेप्टेंस दे रहा। हमें ये नहीं तो हम कुछ कंफ्यूज में नहीं रहे कि वो हमको ऑफर दे रहा कि एक्सेप्टेंस दे रहा। वो अगर उस कंफ्यूजन में हमें नहीं रहना चाहिए, एकदम क्लियर शॉर्ट पता रहना चाहिए कौन ऑफर दे रहा, कौन एक्सेप्ट कर रहा। ठीक है, तो एक केस स्टडी था, टू स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामनार एस कंपनी। तो इस केस स्टडी में क्या, इस केस में क्या हुआ था, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामायण कंपनी। समझिए, रामनार एस एन कंपनी, रामानार एस एन कंपनी बोल के क्या था, एक कंपनी था जिसमें कुछ पार्टनर्स थे। ये कंपनी क्या हुआ, ये कंपनी को इन लोगों पार्टनर मिल के क्या बोल रहा कि हमको डिसोल्यूशन करना है, मतलब कंपनी को बंद करना है। पार्टनर्स लोग बंद करने के लिए राजी हो गया। तो इस कंपनी में जितने भी एसेट्स थे, जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटी थे, तो क्या हुआ, पार्टनर्स आपस में क्या हुआ, डिवाइड कर रहा था। लेकिन स्टेट ऑफ गुजरात क्या हुआ, स्टेट ऑफ गुजरात के जो सेल टैक्स ऑफिसर थे, स्टेट ऑफ गुजरात के जो सेल्स टैक्स ऑफिसर थे, उन्होंने क्या बोला, इन्होंने इसमें क्या हुआ, रामानायण इस कंपनी में क्या हुआ, एसिड को क्या कर रहा था, सभी कोई आपस में, सभी पार्टनर्स क्या हो रहा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन स्टेट ऑफ गुजरात ने क्या, सेल्स टैक्स ऑफिसर ने क्या बोला कि आप लोग एसिड्स को क्या कर डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ये लोग आपस में आप लोग क्या कर परचेज सेल कर रहे, तो जो एसिड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, इसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। इन लोगों के नज़र में क्या था कि ये लोग परचेज सेल कर रहा। तो फिर क्या हुआ, तो ये कोर्ट में गया, ये केस कोर्ट में गया। कोर्ट ने क्या बोला, देखिए कोर्ट ने क्या बोला, इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज नॉट अ सेल। उन कोर्ट के जो जज थे उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि ये सेल नहीं है। क्यों सेल नहीं है, द पार्टनर्स बीइंग अ जॉइंट ऑनर ऑफ दोस एसिड, वो एसिड का वो क्या है, जॉइंट ऑनर है, कैन नॉट बी द बोथ बायर एंड सेल, वो बायर सेल नहीं है, वो क्या उस एसिड का ही जॉइंट ऑनर है। तो यहाँ पर कोई सेल या परचेज नहीं हो रहा है, इसीलिए उनको टैक्स देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कौन जीता, रामानायण एंड एस एन कंपनी ने केस को जीत लिया। ठीक है, टू पार्टीज आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्या है, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, जो हमने बताया था कि लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। पार्टीज जो हम ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वो ऑफर एक्सेप्टेंस में लीगल ऑब्लिगेशन भी होना जरूरी है। तो क्या लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन
ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। सोशल डोमेस्टिक टाइप एग्रीमेंट आर नॉन इन्फोर्सेबल। सोशल और डोमेस्टिक टाइप, सोशल जो हम लोग क्या करते हैं समाज में, जो हम जिस तरह के कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, जो फ्रेंड्स में करते हैं आपस में, डोमेस्टिक टाइप जो हम लोग हस्बैंड वाइफ का जो एग्रीमेंट होता है, उस टाइप को हम एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इसीलिए हेंस दे आर नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट को हम कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। क्या होना चाहिए, वो लीगल ऑब्लिगेशन को क्या करना, क्रिएट करना चाहिए, क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। समझ गए। तो अब इसमें भी एक केस स्टडी है क्या, वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर। वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर में क्या होता है समझिए, आपको इसे समझा देता हूँ कि एक हस्बैंड और वाइफ था। हस्बैंड वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर, दोनों हस्बैंड और वाइफ का, हस्बैंड वॉल्फर वर्सेस वॉल्फ, मिसेस वॉल्फर भी होगा, वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर। एक हस्बैंड और वाइफ था। क्या हुआ, उसका जो हस्बैंड था वो क्या हुआ, अबॉर्ड गया, बाहर देश जाके क्या हुआ, कमाने के लिए गया, बाहर देश गया कमाने के लिए कोई और शहर में। तो उसने क्या बोल के गया कि मैं तुमको हर महीना तुमको मैं मंथली क्या करूंगा, कुछ सर्टेन अमाउंट तुमको भेजा करूंगा हर महीना। ठीक है। तो वो क्या हुआ, उससे तो वो दोनों आपस में तय कर लिया कि हम तुमको, हस्बैंड ने बोल दिया कि तुमको हर महीना मैं आपको कुछ ना कुछ भेजूंगा। तो वह भेजता भी था, लेकिन बाद में आगे चल के हस्बैंड को पता चला कि इसकी जो वाइफ थी, ये हस्बैंड कहाँ गया, दूसरा देश गया कमाने के लिए। उसको जो वाइफ थी वो, उसका अफेयर किसी और के साथ चलने लगा। किसी और के साथ क्या हुआ, किसी और के साथ इसका अफेयर चलने, इसको पता चल गया। तो इसने क्या बोला, अब ये तो थोड़ी ना, तो उसने क्या किया, इसने जो मंथली जो रुपया भेजता था उसको बंद कर दिया। जैसे उसको पता चला बंद कर दिया। अब इसकी वाइफ क्या थी, बहुत ज़्यादा सियानी थी, इसने क्या किया, इसके ऊपर केस कर दिया। तो केस कर दिया तो वह हम लोग क्या केस किया, तो कोर्ट में गया जज के सामने। तो उसने क्या बोला कि इसने वाइफ ने बोला कि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि हमको हर महीना मंथली करके कुछ अमाउंट भेजेगा, लेकिन इसने क्या किया, नहीं भेज रहा। तो हस्बैंड बोला कि मुझे पता, हाँ मैंने, हस्बैंड बोला कि हाँ मुझे पता है कि हाँ मैंने बोला था कि मैं तुमको हर महीने मंथली अनाउंस भेजूंगा, लेकिन तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चलने लगा। तो मैं कोई इतना भी मैं शरीफ नहीं इंसान नहीं हूँ कि तुम किसी और के साथ रहोगे और हम तुमको पैसा ही भेजेंगे उसके ऊपर खर्चा करने के लिए। तो फिर जज ने बोला हाँ, तो वाइफ को क्या चाहिए, पैसा चाहिए था। कि उसने बोला कि तुम मुझे वादा किया था। तो फिर जज ने बोला नहीं, ये डोमेस्टिक टाइप का एग्रीमेंट है, ये हस्बैंड और वाइफ के बीच के जो एग्रीमेंट होता है वो कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। तो फिर क्या हो गया, तो देखिए आप, तो क्या हुआ, उसने मना कर दिया देने के लिए अनाउंस। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, अ हस्बैंड एग्री टू पे टू हिज वाइफ अ सर्टेन अमाउंट एज अ मेंटेनेंस एवरी मंथ। हर महीना क्या करेगा, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसा भेजेगा एवरी मंथ। वेल ही वॉज अबाउट, बाहर देश गया हुआ था। हस्बैंड फेल टू पे द प्रॉमिस, हस्बैंड क्या हुआ, फेल हो गया प्रॉमिस देने के लिए। वाइफ सूड हिम फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट। ठीक है, हियर इन दिस केस वाइफ कुड नॉट रिकवर एज इट वाज अ सोशल एग्रीमेंट। ये क्या है, सोशल एग्रीमेंट है, इसीलिए हस्बैंड वाइफ का एग्रीमेंट को हम कभी भी वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है। एंड द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशन। तो उसने क्या हुआ, उसको तो वाइफ को पैसा नहीं मिलेगा इस केस में, हो गया। तो इस केस में भी तो उम्मीद है आपको ये केस समझ में आया होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाई विद सर्टेन केसेस। ये क्या बोलता है, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाई विद सर्टेन केसेस। इसमें क्या बोलता है समझिए कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है दोनों पार्टीज के बीच में। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या, हम रिटेन भी बन सकते हैं और रिटेन भी कर सकते हैं, और क्या ओरल भी कर सकते हैं। कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट हम क्या आपस में दोनों को मिल के बोल के भी कर सकते हैं और रिटेन फॉर्म भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको कंपलसरी है कि वो रिटेन ही होना चाहिए, ओरल होने से नहीं चलेगा। लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ओरल भी बन सकता है और रिटेन भी बन सकता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको कॉन्ट्रैक्ट को रिटेन ही होना चाहिए। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस में आपको लिखित प्रूफ चाहिए ही चाहिए, बिना रिटेन प्रूफ का वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है।
तो उसमें वही लिखा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटन स्पोकन एज टू बी लीगल इफेक्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिटन और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बाय द बट एज द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट हुआ तो ज़्यादा अच्छा है ओरर से। इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट सम अदर फॉर्मेलिटीज टू हैव ए कंपेयर्ड विद द एग्रीमेंट ऑफ लीगल ऑफिसर्स। जैसे यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्ट एज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। जब तक वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस तब तक उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, अब क्या बोलता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग कि कॉन्ट्रैक्ट हम बनाएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए कि अगर हमें मतलब इसका मतलब सीधे सिंपल फॉर्म में टर्म एंड कंडीशन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हम अगर कोई भी दुकानदार के पास जाके कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें 1 लीटर तेल दे दीजिए, तो कौन सा तुमको तेल देगा, तो उसको बताना पड़ेगा ना कि हमको मस्टर्ड ऑयल चाहिए या किरोसिन तेल चाहिए, ये सब हमको बताना पड़ेगा। तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या होना चाहिए, इसमें क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर ही नहीं है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, वैग नहीं होना चाहिए, इनडिफाइंड नहीं होना चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ देखिए एग्रीमेंट भी क्या हुआ, आई एग्री टू सेल टू बी 100 टन ऑफ ऑयल। लेकिन यहाँ भी क्या बोलते हैं 100 टन ऑफ ऑयल बेचेगा, लेकिन कौन सा ऑयल बेचेगा इसने बताया ना। देयर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो दैट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड। कौन सा काइंड ऑफ ऑयल बेच ले वो पता ही नहीं है, बस खाली ऑयल बेच दिया। तो ये क्या होना चाहिए सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, यह नहीं होना चाहिए। क्या वेग है, तो वेग नहीं होना चाहिए, इंडिफिनाइट नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एग्रीमेंट कर रहा तो उसमें वो एग्रीमेंट हम जैसे यूं ही नहीं बोलते, वो उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करना भी चाहिए। मतलब कोई इम्पॉसिबल टैक्स भी हम कुछ भी हम जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल देकर समझाते हैं कि ए ने बी को बोला कि तुम क्या करो, ट्रेजर का खोज करो, क्या खजाना का खोज करो, मैजिक से जादू से कर दो। या क्या जादू से कैसे कर देगा, तो ये जादू से कोई भी हो जाना चाहिए। परफॉर्मेंस एंड एग्रीमेंट होना चाहिए। कोई भी एक इम्पॉसिबल एक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्सिएबल। ये क्या हुआ, जादू से खोज करनी तो इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल एक्ट कभी भी इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकते। तो इम्पॉसिबल काम को हम कभी भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते हैं। तो ये हो गया। तो हमने क्या हुआ कि सेक्शन 10 में जो एसेंशियल एलिमेंट नहीं लिखा हुआ था वो सभी के बारे में हमने आपको डिस्कस कर दिया। टू पार्टीज इंटेंशंस को लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिलमेंट और लीगल सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो सेक्शन 10 में लिखा हुआ चल के लिखा हुआ है कि सेक्शन 10 में ये चीज़ तो होना जरूरी है। तो वो क्या लिखा हुआ हम वो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि जो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वो क्या क्या है। सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एग्रीमेंट। सही, तो हम आपको स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि कोई भी एक एग्रीमेंट बनने के लिए ऑफर एक तरफ से ऑफर होना चाहिए और एक तरफ से एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तब वो क्या होना चाहिए, तब वो एग्रीमेंट बनेगा। तो वो वहीं पर वही बोला कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि एग्रीमेंट में अभी ना ऑफर एक्सेप्टेंस का होगा ही नहीं। अगर हम आपको ऑफर दे दिया आप एक्सेप्टेंस ही नहीं किए तो वो एग्रीमेंट नहीं बनाएगा। तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसलिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। तो ये ठीक है। अब क्या दूसरा पॉइंट, फ्री कंसेंट। अब एक कंसेंट मतलब क्या होता है, फ्री कंसेंट मतलब क्या हुआ, कंसेंट मतलब क्या होना, मंजूरी। कि मेरा कंसेंट क्या हुआ, कभी भी किसी और के ऊपर दबाव की वजह से हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, वो बोलने मांग रहा है। ये क्या लिखा, 2 or more person are said to be consent if they are agree upon the same things in the same sense। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, अगर हम दो एग्रीमेंट कर रहे हैं, दो जन एग्रीमेंट है, ए और बी है, दोनों क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम 10 लीटर मस्टर्ड ऑयल का क्या करेंगे, तुमको हम सेल करेंगे, ठीक है, हम तुमको बेचेंगे। तो बी ने भी बोला ठीक है हाँ। तो क्या वो सेम थिंग, इसने बी ने भी क्या कर दिया, हाँ कर दिया। इसने क्या हाँ किया, किस लिए हाँ किया, इसने बोला था कि हम तुमको मस्टर्ड ऑयल बेचेंगे, इसने बोला हाँ ठीक है हमको भी खरीदना है। तो सेम थिंग्स के लिए, सेम ऑयल के लिए ही दोनों ने क्या हुआ, एग्री किया। ठीक है, सेम थिंग्स के लिए क्या हुआ, दोनों एग्री हुआ इन द सेम सेंस। दोनों का सेंस भी सेम था कि हम तुमको क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। इसने ये भी सोच के रखा था कि हम परचेस करेंगे। तो सेम दोनों का सेम क्या हुआ था, सेंस भी मिल रहा था। इसलिए वो तो एग्री होना चाहिए सेम थिंग्स के लिए भी, इन द सेम सेंस में भी। दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टैंड एज द आइडेंटिफायर ऑफ माइंड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट द टर्म कॉन्सिक्वेंस ऑफ आइटम फॉर फर्दर द कंसेंट भी फील होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेरा कंसेंट भी फील होना चाहिए कि इसने बोल दिया कि हम तुमको ये बेचेंगे, इसने बोल दिया हाँ ठीक है।
ये इसने ये जो बोला था कि हम तुमको मस्टर्ड ऑयल क्या बोलेंगे, बेचेंगे, इसने क्या बी क्या है, सियाना है, इसने बोला ठीक है हम खरीदेंगे, लेकिन हम इसका जो दाम है इसका हम 1/10 भाग ही पार्ट ही तुमको हम प्राइस देंगे। तो ए ने क्या मना किया, लेकिन बी क्या था, थोड़ा सियाना था, इसने क्या किया, गन पॉइंट इसके ऊपर रख दिया कि तुमको बेचना ही पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, इसका कंसेंट क्या फ्री नहीं है, इसको बेचने का, इसको बेचना था, लेकिन ये क्या हुआ, लेकिन इसका प्राइस नहीं मिला, तो इसका कंसेंट फ्री नहीं है, ये नहीं चाहता बेचना, लेकिन इसको क्या गन पॉइंट के मदद के बी ने इसके ऊपर गन पॉइंट रखा, इसीलिए ये क्या हुआ, बेचने के लिए राजी हो गया। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, दिस कैन बी क्या होना चाहिए, फर्दर सच कंसेंट मस्ट बी फ्री होना चाहिए, कंसेंट मस्ट बी कंसेंट करना चाहिए, फ्री होना चाहिए। कंसेंट को हम फ्री तभी बोलेंगे जब वो 5 चीज़ों को 5 चीज़ उसमें क्या होना चाहिए, ना है। क्या है वो 5 चीज़, पहला है कोवर्जन, दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा है फ्रॉड, चौथा है मिसरिप्रेजेंटेशन, और पांचवा क्या है, मिस्टेक। अब ये क्या है कि हम फ्री कंसेंट हम तभी बोलेंगे जब वो इन 5 को क्या कर रहा है, ये 5 उसमें नहीं आ रहा। कोवर्जन मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी के ऊपर फिजिकल प्रेशर डाल, जैसे कि आपको हम जो एग्जांपल दिए थे, क्या गन पॉइंट का जो हेल्प, गन पॉइंट के मदद से हमने क्या कांटेक्ट कर लिया था, तो उसने क्या हुआ था, फिजिकल प्रेशर दिया उसके ऊपर, फिजिकल प्रेशर कि हम तुम करो नहीं तो हम तुमको क्या करें, गन से शूट कर देंगे। तो उसने प्रेशर के वजह से क्या हुआ, उसने वो ठीक है कर दिया, तो ये क्या हुआ, कोवर्जन हो गया। तो कोवर्जन के वजह से हमने क्या कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है। कंसेंट को तभी हम फ्री बोलेंगे जब वो इन सभी को 5 में से उनके ऊपर कुछ ना हो, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जो फिजिकल प्रेशर के वजह से जो हम हार्म किया था वो फिजिकल प्रेशर के वजह से किया था, वो कोवर्जन का मतलब ये होता है कि फिजिकल प्रेशर देला, कभी कोई फिजिकल प्रेशर किसी को ऊपर दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवर्जन बोलते हैं। कोवर्जन हो रहा है मतलब वो उसका कंसेंट फ्री नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, हम क्या कर रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस का क्या कर गलत उपयोग कर रहा है। जैसे कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का जब रिलेशन है, टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है, क्या हो रहा है, टीचर ने स्टूडेंट, मान लीजिए एक टीचर है ए है और ये उसका स्टूडेंट बी है, ठीक है। टीचर ने अपने स्टूडेंट को क्या बोला कि तुम्हारे पास जो बाइक है वो हमको तुम दे दो, तब हम तुमको टेस्ट में क्या करेंगे, पास कर देंगे, और तुम हमको नहीं दोगे तो हम तुमको फेल कर देंगे। तो ये क्या हुआ, अपना जो हम पोजीशन का गलत उपयोग कर रहे हैं, तो हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर इन्फ्लुएंस गलत तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस करे तो इसका कंसेंट फ्री नहीं है, लेकिन इसको डर है कि हम टेस्ट में हमको फेल कर देगा, इसीलिए इसने क्या हुआ, उसने उसको बाइक दे दिया, तो इसका कंसेंट यहाँ पर फ्री नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे। तो इस तरह के हम प्रेशर को क्या बोलते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपना पोजीशन का गलत उपयोग करना। फ्रॉड क्या हुआ, फ्रॉड मतलब जब हम इंटेंशनली कुछ गलत काम करते हैं, जब हमको पता रहता है कि ये गलत है, इंटेंशनली गलत काम करवा लेते हैं किसी से, उसको फ्रॉड बोलते हैं। क्या फ्रॉड में था, फ्रॉड का मतलब क्या होता है, इंटेंशनली कुछ हम गलत काम करवा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए बी है, ए ने बी को कुछ काम करने के लिए बोला, ए ने बी को कुछ काम करने, ए को पता है कि वो काम गलत है, तब भी उसने क्या हुआ, बी को वो काम करने के लिए बोल दिया। बी को पता नहीं है वो काम गलत है कि सही है, बी ने वो काम कर दिया। तो इसने क्या हुआ, ए ने उसको पता था कि ये काम गलत है, तब भी उसने वो काम करवाया, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉड। तो फ्रॉड है तो उसका कंसेंट फ्री नहीं होगा, तो यहाँ भी कंसेंट फ्री हम नहीं मानेंगे कि यहाँ पर कंसेंट फ्री है, ठीक है। फ्रॉड भी हो गया। अब मिस रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है, इनोसेंट मतलब यहाँ पर ए बी इनोसेंटली क्या हुआ, बी से कुछ काम कराया जो कि गलत था, ने बी से कुछ ऐसा काम कराया जो इनोसेंटली मतलब
उसको पता नहीं था कि ये काम गलत है, तब भी उसने ए को भी पता नहीं था कि वो काम गलत है, और बी को वो बोल दिया वो काम करने के लिए, और बी ने वो काम कर भी दिया। तो भी यहाँ पर क्या हुआ, कंसेंट फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, क्योंकि वो क्या हुआ, कुछ गलत काम करने के लिए बोल दिया, इसलिए नहीं हुआ, इसलिए वो क्या हुआ, कंसेंट फ्री नहीं हुआ। इसको उस तरह का काम को बोलते हैं हम लोग मिस रिप्रेजेंटेशन। अब मिस्टेक तो आपको पता ही है, कुछ गलती से कुछ काम हो गया तो वहाँ भी अगर ए ने कुछ गलती से काम करवा लिया, मिस्टेक कुछ गलती से, उसको भी यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर वही बोला हुआ है कि कंसेंट वुड बी कंसिडर एज अ फ्री कंसेंट इफ इट इज नॉट कॉज बाय कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्लॉस, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। हम ये सभी को क्या करेंगे, अलग अलग से इनका जब हम नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे तो इन सभी का अलग अलग से भी पढ़ाई करेंगे। अब क्या है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को इंटर करने के लिए इसको समझिए, कोई भी इंसान क्या कर सकता है, कोई भी इंसान, कोई भी नेचुरल पर्सन क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लेकिन लेकिन कुछ पर्सन को क्या होता है, उसमें से छोड़कर जितने भी पर्सन है वो सब इंटर कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं। वो तीन कौन कौन है, पहला क्या है, माइनर, दूसरा क्या है, अनसाउंड माइंड, और तीसरा क्या है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मतलब इसका अंदर क्या हुआ कि कोई भी इंसान क्या कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन तीन को छोड़कर, कि जो माइनर है, जिसका माइनर मतलब क्या होता है, जिसका एज 18 से कम है, जिसका जो कि 18 एज से कम है उसको माइनर बोलते हैं। माइनर कभी भी कांटेक्ट नहीं कर सकता है। जो अनसाउंडेड, जो कि पागल है, जिसका क्या है, अनसाउंड माइंड, जो क्या है, कभी पागल रहता है कभी ठीक रहता है। अनसाउंड मतलब क्या हो, जो पागल है। तो इन पागल में भी दो कैटेगरी है। पागल में क्या है, कुछ ऐसे पागल होते हैं कि जैसे लॉन्टिक पर्सन, कि जो क्या है, कोई शराबी, वो क्या होता है, जब शराब पिया रहता है तब उसमें उसका माइंड उसके वक्त में उसके कंट्रोल में नहीं लगता, लेकिन वो जब नहीं पिया रहता तब तो वो ठीक रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो जब ठीक रहता है तब वो क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। तब वो कांटेक्ट क्या कर सकता है जब वो ठीक रहेगा तब, और जब वो पिया रहेगा तब वो कांटेक्ट नहीं कर सकता। और दूसरा क्या होता है, जो हमेशा के लिए ही पागल, जो कि क्या होता है, जो हमेशा पागल ही रहता है, उसको भी क्या बोलते हैं, तो वो कभी भी कांटेक्ट नहीं कर सकता, वो कांटेक्ट कर ही नहीं सकता। कि कौन कांटेक्ट कर सकता है अनसाउंड माइंड में, जो क्या, जो कुछ समय के लिए पागल है और कुछ समय के लिए पागल नहीं है, वो कांटेक्ट कर, जब वो पागल नहीं है तब वो कांटेक्ट कर सकता है, मतलब जब वो उसका माइंड ठीक है तब वो कांटेक्ट कर सकता है, और जब उसका माइंड ठीक नहीं है तब वो कांटेक्ट नहीं कर सकता। डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ मतलब कि आप क्या हुआ, कंगाल हो चुके हो, आपके पास मतलब आप लॉ ने आपको बता दिया कि आप कंगाल हो, तो अब क्या है, तो अब आप जब देखते हैं ना कि जो भी कंपनी का क्या होता है, दिवालिया निकल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो आदमी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता है। ये क्या लिखा हुआ है, इस कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द लीगल एबिलिटी टू अ पर्सन टू इंटर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड दैट एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो हर पर्सन क्या वो कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। हु इज एज ऑफ मेजोरिटी, जो क्या हुआ 18 को क्रॉस कर सकते। हमने क्या बताया था आपको, माइनर जो 18 से कम है, इन्होंने क्या उल्टा बता रहा कि जो 18 को क्रॉस कर सकता है, जो साउंड माइंडेड है, मतलब जो एकदम इंसान एकदम परफेक्ट है, और जो क्या नॉट डिस्क्वालीफाइड, जो कि डिस्क्वालीफाइड नहीं है बाय लॉ। तो वही हुआ, उसका मतलब वही है, सब इंसान कॉन्टैक्ट कर सकता है सिर्फ इन तीनों को छोड़कर। समझा दिया। कंसिडरेशन, अब क्या पॉइंट, क्या कंसिडरेशन, ये सब मैंने आपको बता दिया कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मेजोरिटी में जो माइनर क्या 18 प्लस होना चाहिए, इसमें क्या हुआ साउंड माइंडेड होना चाहिए, और क्या हुआ डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, तब वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब क्या कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन एक्सचेंज, कंसिडरेशन का समथिंग इन एक्सचेंज, समथिंग इन रिटर्न को क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। मतलब ए ने, अच्छा बार बार ए बी का ही कर ले, एक्स मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने अपना कार, उसका क्या है, कार है, मिस्टर एक्स ने क्या बोला कि हम तुमको अपना कार बेचेंगे। मिस्टर वाई बोला ठीक है, लेकिन
अब मिस्टर वाई तो फ्री में तो क्या एक्स तो फ्री में इसको कार तो दे नहीं दे देगा, तो मिस्टर वाई को क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, कैश दे देगा या कैश में पेमेंट करेगा या चेक में पेमेंट करना पड़ेगा मिस्टर वाई को। ठीक है, मिस्टर एक्स ने क्या दिया, अपना कार को मिस्टर वाई को दिया और मिस्टर वाई ने क्या दिया, कैश दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंसिडरेशन क्या हुआ कि इसने कार बेचा इसने कैश दे दिया। ये जो कैश है ये कैश क्या हुआ, मिस्टर एक्स के लिए कंसिडरेशन है, समथिंग इन एक्सचेंज, समथिंग इन रिटर्न में क्या हुआ, इसने जो कैश दिया ये कैश क्या हुआ, कंसिडरेशन हुआ। मतलब इस कार के लिए कैश क्या कंसिडरेशन है। और ये जो कार इसने दिया, इसने जो कार, अब जो मिस्टर एक्स ने जो इसको कार दिया तो ये कैश के बदले इसने कार दिया, तो ये कैश के बदले ये कार क्या, कैश के बदले ये कार क्या, कंसिडरेशन है, कैश के बदले ये कार कंसिडरेशन है। मिस्टर एक्स के लिए कैश क्या हुआ, कंसिडरेशन हुआ, मिस्टर वाई के लिए कार क्या हुआ, कंसिडरेशन हुआ। ठीक है, कंसिडरेशन मतलब समझ गए होंगे कि समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं। अच्छा, रेटिंग में इसको हम लोग क्यूड प्रो क्यू बोलते हैं, क्यूड प्रो क्यू। देखिए क्या लिखा हुआ, इट रेफर्स टू दैट, क्यूड प्रो क्यू हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिन शब्द में बोलते हैं। समथिंग इन रिटर्न, अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज द सेंस ऑफ लॉ बाय कंसीडर एदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, बेनिफिट एक्वायर बाय वन पार्टी और सम, मतलब कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्सचेंज होना चाहिए बीच में, तो काटे के बीच में। अगर हम तुमको अपना कुछ सामान बेच रहा है तो तुम हमको उसके बदले कुछ ना कुछ दोगे। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। मतलब हम जरूरी नहीं है कि हम कंसिडरेशन कर ले, तो वो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। कि अगर हम तुमको मान लीजिए जो मिस्टर एक्स ने जो कार इसको बेचा था, तो ये कार के बदले अगर हम क्या कर रहे हैं, हम कैश नहीं दिए, हम कोकीन दे दिए, हम करो भाई तुम कोकीन रख लो, कोकीन भी बहुत महंगा आता है तो कोकीन रख लो, लेकिन कोकीन क्या गैर कानूनी चीज़ हुआ, गैर कानूनी चीज़ हुआ कोकीन, तो ये कोकीन नहीं बेच सकता क्योंकि कंसिडरेशन दे रहा, कार के बदले कुछ ना कुछ दे रहा है, लेकिन ये कंसिडरेशन क्या, कोकीन वो अनलॉफुल है, इसीलिए वो क्या नहीं दे सकता। और उसका ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब हम जो दोनों के बीच में जो मिस्टर, जो हम मान लीजिए ए और बी है, दोनों बीच में जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब मान लीजिए हम कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जैसे कि गन को सप्लाई करना, गन का सप्लाई करना, ये गन का सप्लाई कौन सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट का आदमी कर सकता है, लेकिन यह क्यों नहीं, हम बाहर का आदमी होकर भी गन का सप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं है, तो ये क्या हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को हम लॉफुल नहीं मानेंगे। देखिए द कंसिडरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ, देखिए हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको ऊपर से समझा दे रहे हैं, इसको सिर्फ रीडिंग कर दे रहे हैं आपको के लिए। द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, कोई भी एक कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। सेक्शन 23 क्या बोलते हैं, स्टेट द कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव नॉट लॉफुल, इट लॉफुल नहीं होगा इफ नॉट लॉफुल इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ के को प्रोहिबिटेड कर और सच वुड बी एज अ डिफिटेड बाय प्रोविजन ऑफ लॉ, इट इज द फ्रॉडेंट और इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। ठीक है, समझ लीजिएगा। अब क्या हो रहा, अब 6 नंबर में क्या हो रहा है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कभी वॉइड जो एग्रीमेंट जो पहले से वॉइड है, उसी एग्रीमेंट को हम क्या कर सकते, कैरी फॉरवर्ड मतलब नहीं कर सकते। मतलब समझिए कोई एक एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में हो रहा था, वो क्या हुआ, आगे चल वो वॉइड हो गया। वॉइड होने के बाद हम फिर से वही एग्रीमेंट को क्या हुआ, सोच रहे कि हम उसको फिर से वही एग्रीमेंट करेंगे, तो वो एग्रीमेंट को नहीं कर सकते हैं। वो क्या हुआ, पहले वो वॉइड एग्रीमेंट को हम कभी भी क्या कर सकते हैं, वॉइड एग्रीमेंट को हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते हैं। वही बोला नॉट एक्सप्रेसली, जो भी हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर ले जो पहले से ही वॉइड है, और हम उसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम करने मांग रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी, वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो हमने आपको सेक्शन 10 में जितने भी इस जिनसे एलिमेंट है वो भी बता दिए, और जो सेक्शन 10 में नहीं है वो भी बता दिया। सेक्शन 10 में क्या क्या एग्रीमेंट, 6 चीज़ है, क्या एग्रीमेंट, फिलिंग कंसेंट, कंपेटेंसी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्टिव, नॉट एक्सप्रेस्ड बिहेवियर डिवोर्स। अब इसको याद कर लीजिएगा। और जो सेक्शन 10 में नहीं है तो बहुत इजी, टू पार्टीज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमने आपको एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को समझा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में आप मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।